आधी रात का सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन उसी सन्नाटे को चीरते हुए प्रेमी अपनी प्रेमिका को सरप्राइज देने के लिए, उसको खुशी देने के लिए उसके दरवाजे पर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो कमरे में झांक कर देखता है कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसकी 16 साल की प्रेमिका के साथ, जो प्रेमिका नाबालिग थी, उसके साथ पहले से ही उस कमरे में 2 लड़के मौजूद थे। और उसको देखने के बाद फिर ऐसा तांडव होता है कि वो उसकी प्रेमिका की मौत हो जाती है। मौत के बाद प्रेमिका की लाश को दफन भी कर दिया जाता है, लेकिन 23 दिन के बाद लाश को फिर से निकाला जाता है और फिर खुलासा होता है कि आखिर वो 2 लड़के कौन थे और प्रेमी अचानक से आधी रात को कैसे आया और उस कमरे के अंदर क्या हो रहा था। ये मामला इतना ज़्यादा घूम जाता है कि इसको 23 दिन के बाद पुलिस सॉल्व कर पाती है। तो चलते हैं और इस कहानी को, इस घटना को जानते हैं कि आखिर क्या मामला बना, अचानक से प्रेमी कैसे पहुंचा। बेहद हैरान करने वाली घटना है। तो चलते हैं। मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में जितने भी लोगों ने कमेंट्स किए थे, हम उन लोगों के कमेंट्स को वीडियो के आखिर में उनका जवाब देंगे, उनके कमेंट्स को पढ़ेंगे और जितने भी कमेंट किए थे उन लोगों को। लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं आपके भी कमेंट्स को पढ़ूँ या आपका कोई सवाल हो तो नीचे जाएँ और जल्दी से जाकर एक कमेंट कर दें, फिर मैं वीडियो के आखिर में आपके कमेंट को पढ़ूंगा। तो आज की जो घटना है उसकी तरफ बढ़ते हैं। घटना उत्तर प्रदेश के पीलीभीत ज़िले की है और पीलीभीत ज़िले का एक थाना पड़ता है जहानाबाद थाना, और उसी थाने के अंदर जितने भी गांव हैं उसमें से एक गांव है आम खपड़िया गांव। आम खपड़िया गांव में 11 अप्रैल को ईद मनाई जाती है। सारे लोग खुश थे। ईद मनाने के बाद 2 दिन गुजरते हैं, 11 से 13 अप्रैल लगती है और 13 अप्रैल की सुबह जब लोग उठते हैं, अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं, तो उनको काफ़ी दूर से चीखने पुकारने की, रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। और वो आवाज़ें एक घर से आ रही थी। लोग कुछ समझ नहीं पाते, उस घर की तरफ भागते हुए, दौड़ते हुए जाते हैं, घर के अंदर घुसते हैं। तो जाकर देखते हैं कि 2 बड़े बूढ़े, एक बड़ी बूढ़ी महिला और एक बड़े बूढ़े शख्स एक लड़की की बॉडी को पकड़े हुए हैं और लेकर रो रहे हैं। और जो लड़की है जिसका नाम शीरी है, उसी घर की रहने वाली है, और जो रो रहे हैं वो उसके दादा दादी रो रहे हैं। गांव वाले देखते हैं तो हर कोई हैरान हो जाता है, क्योंकि शीरी 16 साल की लड़की जो रोज़ाना दिखती है सब लोगों को, गांव वालों को, बाहर आते जाते, अचानक से ऐसा क्या हुआ, क्या शीरी मर गई, इसकी मौत हो गई। गांव वाले कुछ समझ नहीं पाते। शीरी को देखते हैं, उसको छू कर देखते हैं, शीरी की सांसें रुकी हुई थी। अब ना गांव वालों के समझ में आती कि आखिर शीरी के साथ क्या हुआ है, ना दादा दादी के समझ में आती। सब लोगों को बस ये लगता है कि रहस्यमयी तरीके से शीरी की मौत हो गई। किसी को ये शक नहीं होता कि शीरी की किसी ने हत्या की होगी। उनको लगता है कि शायद शीरी को दिल का दौरा पड़ा हो या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो, क्योंकि शीरी मुस्लिम थी। और दूसरी बात, उसके दादा दादी ही के साथ वो रहती थी। उसके माता पिता नेपाल में ईंट के भट्टे पर काम करते हैं, और जब शीरी अकेली वहाँ पर अपने दादा दादी के साथ रहती थी, और नेपाल से जब माता पिता आएंगे तो उनको काफ़ी टाइम लगेगा। इसलिए गांव वाले सब लोग मिलकर शीरी के दफन करने की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज में लड़कियों हों या लड़के हों उनको दफन किया जाता है, तो दफन की तैयारी की जाती है। और दूसरे दिन 14 अप्रैल की सुबह ही शीरी को दफन कर दिया जाता है। 13 अप्रैल के पूरे दिन जितने भी रिश्तेदार वगैरह आते हैं सब देख लेते हैं, लेकिन सबके दिमाग में एक ही सवाल था कि आखिर शीरी के साथ क्या हुआ। लेकिन पुलिस को सूचना कोई नहीं देता, किसी को ये शक भी ज़रा सा भी नहीं होता कि शीरी की किसी ने हत्या की होगी। बस सबको लगता है कि हो सकता है किसी वजह से शीरी की मौत हुई हो। दूसरी तरफ शीरी के माता पिता वहाँ से नेपाल से रवाना हो जाते हैं, रोते हुए, तड़पते हुए कि उनकी घर पे जो बेटी थी उसकी मौत हो गई। 14 अप्रैल को शीरी को दफन कर दिया जाता है। दफन करने के बाद 1-2 दिन के बाद शीरी के माता पिता आते हैं। उनको बताया जाता है कि बेटी की ऐसे मौत हुई। अब हर किसी के दिमाग में सिर्फ सवाल था कि आखिर हुआ तो हुआ क्या, मतलब कुछ तो पता चलता है कि शीरी की मौत कैसे हुई। दिल का दौरा पड़ा, सांप ने काटा, वो ज़मीन पर गिरी, या फिर क्या हुआ, उसने कुछ खाया पिया, कुछ नहीं पता था। वक्त गुजरने लगता है, बस सब लोगों के दिमाग में सवाल, और माता पिता गमगीन दुख में डूबे हुए, क्योंकि वो तो अपनी बेटी को लास्ट बार देख तक नहीं पाए, सिर्फ वीडियो कॉल पर उनको दिखाया था। शीरी की फ़ोटो उनको दिखा दी, बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन माता पिता के आने के बाद माता पिता देखते हैं कि जो शीरी का फ़ोन है वो कहाँ पर है। शीरी के फ़ोन को ढूंढा जाता है तो वहीं पर बेड के पास शीरी का फ़ोन पड़ा हुआ मिलता है, जो पूरे तरीके से टूट चुका था। उनको लगता है कि शायद
फ़ोन पहले से टूटा हो या कब टूटा हो कुछ नहीं पता, लेकिन शीरी के फ़ोन को उठाकर वो संभलने के लिए डाल देते हैं, रिपेयरिंग करवाने के लिए। और कुछ ही दिन के बाद रिपेयरिंग होने के बाद माँ के हाथ में फ़ोन आता है। माँ शीरी के फ़ोन को चेक कर रही थी, उसकी गैलरी को खोलती है, उसमें चेक करती है और उसमें शीरी के फ़ोटो के साथ साथ एक फ़ोटो और मिलती है। वो फ़ोटो उस फ़ोटो में एक सिपाही था, एक साथ में उसकी लड़की थी और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के आम खपड़िया गांव की लड़की थी। लेकिन वो सिपाही कौन था और शीरी के फ़ोन में ये फ़ोटो कैसे आया, आखिर मसला क्या है? माँ के दिमाग थोड़ा सा घूमता है और वो फ़ौरन वहाँ के एसएसपी साहब के पास पहुँच जाती है। एसएसपी साहब को ये पूरी बात बताई जाती है, सिपाही की फ़ोटो दिखाई जाती है। एसपी साहब जब ये पता करते हैं कि आखिर ये फ़ोटो किस सिपाही की है, कौन क्या, जब पूरी जानकारी ली जाती है तो पता चलता है कि ये सिपाही पहले जहानाबाद थाने में था, लेकिन फ़िलहाल में ये मुरादाबाद के एक थाने में है और इसका नाम राजकुमार है। ये सिपाही वहीं का रहने वाला है। पुलिस का शक सिपाही के ऊपर जाता है और जो सिपाही की प्रेमिका थी उसके ऊपर जाता है। सिपाही को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सिपाही से जब पूछताछ की जाती है तो सिपाही यही बोलता है कि मेरी शीरी से मेरा कोई मैटर नहीं था, बस मेरा मैटर उस लड़की से है जो शीरी की दोस्त है। उसके पास फ़ोन नहीं था तो वो शीरी के फ़ोन से मुझसे बातचीत करती थी। अब पुलिस देखती है तो शीरी की और सिपाही की कॉल डिटेल्स मतलब बातचीत हुई है, ये कॉल में पता चलता है। लेकिन सिपाही बोलता है कि मेरी प्रेमिका दूसरी है और उससे मेरी बात होती थी। लेकिन पुलिस एक नहीं मानती और सिपाही के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। जेल भेजने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस शीरी की बॉडी को ज़मीन से निकालने के लिए पहुंचती है। 23 दिन के बाद शीरी की लाश को बाहर निकाला जाता है कि आखिर पता तो चल सके कि शीरी की हत्या हुई भी है या फिर नहीं हुई। शीरी की लाश को निकाला जाता है और शीरी के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें पता चलता है कि शीरी के गले को दबाकर उसकी हत्या की गई है और हत्या हुई है। तो उसके बाद पुलिस और तेज़ी से लग जाती है। वहीं सिपाही को ही मुजरिम समझा जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ जब कॉल डिटेल्स चेक की जा रही थी तो उसमें एक नंबर और निकलता है। वो नंबर मोहम्मद शाइम खान के नाम से था। उस नंबर की जानकारी ली जाती है तो पता चलता है कि ये जो लड़का है ये शीरी के ही घर से थोड़ी दूरी पर रहता है और वहीं इसकी शीरी से घंटों घंटों पूरी रात बातचीत हुआ करती थी। अब पुलिस शाहिम खान से जानकारी लेने के लिए, पूछताछ करने के लिए जैसे ही उसको गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है, गिरफ्तार करती है तो वो घबराने लगता है, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। पुलिस का शक उसी के ऊपर टिक जाता है और जब पुलिस उससे पूछताछ करती है कि तुमने शीरी को क्यों मारा, उसकी हत्या क्यों की, तो बोलता है कि बिल्कुल मैंने उसकी हत्या की और हत्या मुझे करनी पड़ी क्योंकि मैं हत्या करे बिना रह नहीं पाता। पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने क्यों हत्या की, तो बताता है कि आज से 4 साल पहले मेरी शीरी से बातचीत होती थी। बातचीत होने के बाद हम लोगों की प्रेम कहानी चल रही थी। हम लोगों ने शादी करने की सोची थी, लेकिन शीरी की उम्र 16 साल है, वो अभी छोटी है, इसलिए प्रेम कहानी बराबर चलती हुई आ रही थी। और शीरी अपने दादा दादी के साथ रहती है। दादा दादी के सोने के बाद वो मुझे अक्सर बुला लिया करती थी। कमरे में पहुंचने के बाद हम लोगों के जो कुछ होता सब कुछ बराबर ऐसा ही चल रहा था। ऐसा ही काफ़ी टाइम से चल रहा था। अब ईद आती है और ईद के बाद मेरा मन होता है कि मैं शीरी से मुलाकात करूं। वहीं जो 12 अप्रैल थी, 12 अप्रैल की रात मेरी शीरी से बातचीत होती है और मैं उस टाइम पर अपने गांव से बाहर था, शहर की तरफ मैं गया हुआ था। शीरी से रात के लगभग 10 बजे के टाइम मेरी उससे बातचीत होती है तो शीरी बोलती है कि आज उसे मिलना है और अगर अभी वो यहाँ पर होता तो वो उसको अपने घर पर कमरे पर बुला लेती क्योंकि दादा दादी सो चुके हैं। और वो उससे बोलती है कि अगर तुम आ जाओ तो मुझे फ़ोन कर लेना, मैं तुम्हें आज बुलाऊंगी। और शाहिम बताता है कि वो उस टाइम पर शहर में नहीं था बल्कि गांव में ही था। जो जब शीरी का फ़ोन कटता है तो वो सोचता है क्यों ना आज चुपके से शीरी को सरप्राइज़ देने के लिए पहुंचते हैं। और वो फ़ौरन वहीं से जहां पर था वहां से निकलता है और 10-15 मिनट के बाद वो शीरी के दरवाजे पर पहुंच जाता है। कमरे के दरवाजे पर पहुंचता है। जब वो अंदर झांक कर देखता है तो 2 लड़के वहाँ पर मौजूद थे, वो शीरी के साथ ही थे। लेकिन जब वो गेट को बजाता है तो वो 2 लड़के अंदर से बाहर आते हैं। उनको वो पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन दोनों शाहिम को धक्का देते हुए भागते हैं। शाहिम खान उनके पीछे भागता है लेकिन वो अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि गांव में अंधेरा था, रात का टाइम इतना ज़्यादा था, वो भाग जाते हैं। अब उसके दिमाग में सवाल आता है कि आखिर 2 लड़के इतनी रात को, वो भी शीरी के साथ, आखिर ये दोनों कौन है। ज़रूर
शीरी के ये प्रेमी होंगे। और फिर वो शीरी से पूछताछ करने के लिए पहुंचता है, शीरी से तमाम बार पूछता है कि बता दो वो 2 लड़के कौन थे, लेकिन शीरी कोई जवाब नहीं देती। और उसी टाइम पर वो आग बबूला होकर शीरी के गर्दन को पकड़ लेता है, उससे बोलता है कि तूने मुझे धोखा दिया, मेरे प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, तुझे लगा था कि शायद मैं लेट आऊँगा, इस वजह से तूने उससे पहले ही 2 लोगों को बुला लिया और उनके साथ तू ये सब कुछ कर रही थी। वो गले को दबाता है, जैसे ही शीरी की आवाज़ निकलती है तो वो उसके मुंह को भी दबा लेता है। शीरी की आंखें फट जाती हैं, बाहर आने लगती हैं, लेकिन वो बोलता है कि उसके हाथ ज़रा से भी नहीं कांपते क्योंकि उसके दिमाग पर सिर्फ खून सवार था। शीरी को वहीं पर ख़त्म कर वहाँ से बाहर जाता है और सीधा अपने घर चला जाता है। उसको लगता है कि वो नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन पकड़ा गया। और कॉल डिटेल्स की वजह से और ज़्यादातर फ़ोन की वजह से ही जितने भी आरोपी होते हैं पकड़े जाते हैं। पुलिस जो सिपाही था और सिपाही की प्रेमिका थी उन लोगों को क्लीन चिट दे देती है, लेकिन शीरी के माता पिता का कहना था कि सिपाही और उसकी प्रेमिका भी इसमें इन्वॉल्व है, उनको भी जेल भेजा जाए। लेकिन पुलिस आरोपों के बावजूद सिपाही को क्लीन चिट दे देती है और शायम खान को उठाकर जेल भेज देती है। इस घटना का खुलासा हुआ तो सिर्फ एक फ़ोन के ठीक होने की वजह से। अगर वो फ़ोन ठीक ना होता, सिपाही की फ़ोटो ना मिलती, तो शायद इस घटना का खुलासा नहीं हो पाता। तो आप समझ सकते हैं कि लोग इस टाइम पर वक्त कितना ख़राब चल रहा है, क्या लोग शक में भी अंधे हो जाते हैं। अब सवाल ये था कि आखिर वो शीरी के कौन थे। आपको क्या लगता है कि जो 2 लोग शीरी के कमरे में थे वो शीरी के कौन होंगे? अभी तक इस सवाल का पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है और ना ही पुलिस ने इसका खुलासा किया है। आपको क्या लगता है? आप अपनी एडवाइस दीजिए। और इससे पहले वाली वीडियोस में जितने भी लोगों ने कमेंट किए हैं, अब उन लोगों के कमेंट्स को पढ़ते हैं और जवाब देते हैं। तो देखिए, फ़िलहाल मैं बिल्कुल अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पर कमेंट किया है यूज़र ने, यूज़र मतलब इनका नाम क्या है, अजय भाई ने। इन्होंने कमेंट किया है, गुड नाइट माज भाई, आपकी वीडियो देख रहा हूँ 13/5/2024 11:22 पर। मैं अजय अहमदाबाद से। अजय भाई, दिल खुश हो जाता है कि आप इतना लंबा चौड़ा कमेंट करते हैं और मैं भी कमेंट कर रहा हूँ। मतलब जिस टाइम पर मैं जो आपकी कमेंट पढ़ रहा हूँ तो 13/5/2024 11:57 पर मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूँ। और ये कमेंट किया है संतोष कुमार ने, ये बोल रहे हैं, भाई बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो आप, थैंक यू, शुक्रिया भाई आपका भी। और ये कमेंट किया है नासिर हुसैन ने, भाई मैं कहानी बहुत सुनता हूँ, आपकी कहानी बहुत दर्दनाक होती है, बहुत ख़तरनाक होती है, ऐसी कहानी सुनाने के लिए थैंक यू सो मच। ओहो, शुक्रिया। और ये कमेंट किया है लवली ने, इन्होंने कहा है आपका नाम मासिड है। बिल्कुल सही, लेकिन आपको मेरा नाम इतना अच्छे से कैसे पता है? और ये कमेंट किया है अरबाज खान ने, ये बोल रहे हैं क्या हमारा नाम भी ले लिया करें, सबसे पहले सब्सक्राइब हमने किया था आपके चैनल को। अरे अरबाज खान, हम आपको जानते हैं और आपके कमेंट्स को हर बार पढ़ते हैं और आपके कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। और ये कमेंट किया है मुस्तफ़ा हाजी ने, ये बोल रहे हैं माज भाई जो आप काम करते हैं समाज सेवा वाला, वो बहुत अच्छा करते हैं। तो शुक्रिया मुस्तफ़ा हाजी जी। और हर किसी को करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। जब आप किसी की मदद करेंगे तो जब वापस आएंगे तो आपको एक अलग सी खुशी मिलेगी, तो दूसरों की मदद करने से खुशी मिलती है। और ये कमेंट किया है सत्यनारायण भाई ने, माज भाई आपका वीडियो 1 महीने बाद देख रहा हूँ, उसके लिए माफ़ करना। आखिर सत्यनारायण भाई आप कहाँ चले गए थे? हम आपके कमेंट्स का कब से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। मैं भी सोच रहा था कि आखिर आप कहाँ चले गए, तो आप कहाँ थे ये भी बताइएगा। और ये कमेंट किया है फरीद अहमद ने, ये बोल रहे हैं भाई मैं आपकी सारी कहानियाँ सुनता हूँ, एक भी नहीं छोड़ता हूँ। भाई आपके वहाँ पर चुनावी माहौल कैसा चल रहा है? बिल्कुल, हमारे यहाँ बहुत अच्छा चुनावी माहौल चल रहा है। और हमारे यहाँ तो जो ज़्यादातर जितने भी लोगों ने वोटिंग की है वो हमारे यहाँ से साइकिल ही चल रही है, मतलब महागठबंधन चल रहा है। और आप लोगों के यहाँ क्या क्या चल रहा है वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये कमेंट किया है नवीन प्रकाश ने, माज भाई मेरा नाम नवीन है, मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ, आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती हैं। शुक्रिया नवीन भाई। और ग्रेटर नोएडा में किस जगह रहते हैं? क्योंकि हम भी ग्रेटर नोएडा जल्दी घूमने के लिए आने वाले हैं। और ये कमेंट किया है जुल्फ़िकार भाई ने, अस्सलाम वालेकुम माज भाई कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम जुल्फ़िकार भाई, आप बताइए आप कैसे हो? तो फिलहाल में ये वो कमेंट थे जो इससे पहले वाली वीडियोस में जिन लोगों ने किए थे। अगर आप चाहते हैं कि आपके भी कमेंट्स का नाम लूँ या फिर आपके कमेंट्स को पढूं तो जल्दी से नीचे जाइए और एक फटाक से कमेंट कर दीजिए। अगली वीडियो में आपके कमेंट को पढ़ा जाएगा, जो भी आपका सवाल होगा उसका जवाब दूंगा, आपका मैं नाम लूँगा। तो चलते हैं और मिलते हैं किसी और वीडियो, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।